हिंदुस्तान में ऐसा होता है, हिंदुस्तानी जो पत्नी होती है, जिसको बीवी कहते हैं, वो पतिव्रता उसको कहते हैं। ये हकीकत है। पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं या हिंदुस्तान में जो हिंदू रहते हैं, इवन हमारे इलाके में जो हिंदू रहते हैं, वहां पर अगर कोई औरत शादी करके अपने ससुराल में आई, दूसरे दिन ही अगर उसका शोहर का इंतकाल हो चुका, तो सारी जिंदगी उस ससुराल में औरत बैठ जाती है, फिर उसकी अर्थी उठती है। भाई, हिंदू औरत की तो अर्थी उठती है ससुराल में जाने के बाद। और इस लड़की ने दोस्ती की, यारी निभाई, शोहर का घर छोड़ दिया, कहती है मैं हिंदू। भाई, बेसिक हिंदू सनातन की तालीमात के ये एक्ट अगेंस्ट है सीमा ने जो किया है। अब किसे कहते हैं कि सीमा हिंदू बन गई, हिंदू रीत रस्में संस्कार उसमें वो बस गई है, ये प्रेसिडेंट बन जाएगा। अगर सीमा आजाद हो जाती है, सीमा के केसेस खत्म हो जाते हैं हिंदुस्तान में, सीमा को शहरियत मिल जाती है, 14 फॉरेन एक्ट का अगर वो उसमें वो अक्यूट हो जाती है, तो ये प्रेसिडेंट बन जाएगा समाज में। फिर तो हर कोई ये चाहेगा कि मैं अपने शोहर को धोखा दूं, बच्चे उठाऊं, कोई यार बनाऊं और उसके साथ चली जाऊं। फिर ये प्रेसिडेंट खराब हो जाएगा। देखें, प्रेसिडेंट हम नहीं बनाना चाहते। ये मैं हिंदुस्तानियों को भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं, हिंदुस्तानी इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, हिंदुस्तान की जितने भी और इदारे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं, ये खराब इंसिडेंट बन रहा है। आप देखें, आज एक सीमा ने ये किया है तो दूसरी अंजू ने किया, एक सीमा ने किया तो कुछ ही दिन गुजरे तो अंजू सामने आ गई। अब अंजू सीमा हजारों की तादाद में बनेंगी, जो अपने शोहरों का घर बर्बाद करेंगी, बच्चों को छोड़ेंगी, सरहदें पार करेंगी। तो ये गलत है, इसको प्रेसिडेंट कभी भी किसी सूरत में नहीं बनना चाहिए। तो जब यहाँ से वहां कोई ट्रैफिक कर गया है बंदा और यहाँ पर हम मौजूद हैं, हमने पहले पाकिस्तान के इदारों को हमने अप्रोच करना है। अगर हम पाकिस्तानी इदारों को सही अप्रोच नहीं करते तो हमारे आगे पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 5 आड़े आता है। 5 आड़े आता है क्योंकि 5 जो पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल वो कहता है, हमने हलफ लिया कि हमने पाकिस्तान के आइन के साथ वफादार रहना है, पाकिस्तान के कानून के साथ वफादार रहना है। अब हमारे जो है इस आइन के आर्टिकल को हम पामाल तो नहीं कर सकते ना कि हम यहाँ से सर उठाया और इंडिया चले आए, वीजा हमने ऐसे ही मिल गया। भाई, ऐसा होता है कि पहले हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखना होता है, हमारे कानून को देखना होता है, कानून के इदारे जो हैं हमने उनको देखना होता है, उनके साथ कम्युनिकेशन करनी होती है, फिर उन इदारों को अपने डोमेन में जाके काम करना होता है। तो 8 सितंबर से हम अपना काम कर रहे हैं, इदारे अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दें। ये कोई ऐसा कोई केस तो नहीं है, कोई क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन तो नहीं है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन तो नहीं है कि बस में हम आए हिंदुस्तान में फाइल की और बस हमें रिलीफ मिल गया। अगर हम इंडिया भी आते हैं तो इंडिया में सबसे पहले हमें ये वहां की अदालत जो है ये सवाल पूछेगी, क्या आपने हिंदुस्तान में मौजूद इंडियन हाई कमीशन से राब्ता किया या नहीं किया, ये सवाल आएगा। हमें ये सवाल हिंदुस्तान की जो हाई कोर्ट पूछेगी, क्या आपने पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से राब्ता किया या नहीं किया, क्या आपने पाकिस्तान की जो FIA है फेडरल इन्वेस्टिगेशन वहां पर राब्ता किया या नहीं किया, क्या आपने लोकल जो पुलिस स्टेशन है वहां पर आपने कंप्लेंट लॉन्च की या नहीं की। देखिए, ये सारी कम्युनिकेशन होती है, जो कम्युनिकेशन करना बड़ा जरूरी है, जिसका कानून में खुलासा मौजूद है। हम कानून के खुलासे के मुताबिक ही इस केस में चल रहे हैं। यकीन करें, जितने भी लोग इस केस को देखते हैं, चाहे हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, मैं उनकी सेंटिमेंट्स की कदर करता हूं, उनके एहसासात की कदर करता हूं। मुझे यकीन है कि वो इस केस के लिए बड़ा परेशान है, क्योंकि वो अपना ये देखना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं जल्द से जल्द अपने वालिद को मिल जाएं। मैं उनकी एहसासात की कदर करता हूं, सेंटिमेंट्स की कदर करता हूं, लेकिन क्योंकि यहाँ के मामलात कुछ और हैं, हिंदुस्तान के मामलात कुछ और हैं, दोनों के कवानीन में फर्क है, और यहाँ पर औरत मौजूद नहीं है, बच्चे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, किसी और मुल्क चले गए, इसलिए हमने यहाँ पे पाकिस्तान में जो भी यहाँ पे जो कानूनी जो पेचीदगी है, दुश्वारियां हैं, वो हमने पुर करनी है। हमारा जो केस था वो 90% हमने यहाँ पर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हमने हल कर दिया है। जिस इदारे को हमने अप्रोच करना था हमने किया, जिस कानून के आइन के आर्टिकल के तहत हमने अप्रोच करना था वो हमने किया, जिस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत हमने वो एप्लीकेशंस मूव करनी थी हमने वो की।
ہم نے لوکل پولیس اسٹیشن کو اپروچ کرنا تھا وہ ہم نے کیا. ہم نے لوکل جوریسڈکشن کے جو سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوتا ہے جس کو ہم ایس ایس پی کہتے ہیں, ایٹ دا سیم ڈیزگنیشن انڈیا میں ڈپٹی کمشنر پولیس کہتے ہیں, ہم نے اس کو اپروچ کرنا تھا ہم نے کیا. ہم نے ایف آئی اے کو اپروچ کرنا تھا ہم نے کیا. اس کے بعد ہم نے فارن منسٹری کو اپروچ کرنا تھا ہم نے کیا. انڈین ایمبیسی سے ہم نے جو ہے ہائی کمیشن سے کمیونیکیشن کرنی تھی وہ ہم نے کی. اور بھی جو دیگر انویسٹیگیشن ایجنسیز تھی ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے, رابطہ چل رہا ہے, ادارے اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. فیسلیٹیٹر جو پاکستان میں جنہوں نے فیسلیٹیٹ کیا سیما کو, ان کے وہ پیچھے لگے ہوئے, ان میں سے کافی مفرور ہو چکے ہیں, جس میں شاہد رند اور دیگر شامل ہے, وہ اسٹیٹ ایجنسی والا شامل ہے. یقین رکھے تمام ہندوستانی, یقین رکھے تمام پاکستانی, یہ کیس صحیح سمت میں جا رہا ہے. یہ کیس میں اگر دشواری ہو رہی ہے, اس کیس میں اگر تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے, وہ نہ غلام حیدر کی طرف سے ہے, نہ میری طرف سے ہے, نہ قانون کی طرف سے. یہ صرف پاکستان اور انڈیا کے جو حالات ہیں یہ ان کی وجہ سے ہے. یہ جو ڈفرنسز 1947 سے دونوں ممالک کے درمیان وہ صرف آڑے آ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. یقین رکھیں یہ کیس صحیح سمت میں چل رہا ہے. اور تو میں فیاض رامے صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ بڑا ہی صحیح اس کیس کو رپورٹ کرتے ہیں. تو یقیناً آپ نے یہ آج کا جو انٹرویو تھا وہ آپ نے اسی وجہ سے لیا کہ لوگوں تک صحیح بات پہنچ سکے. تو میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں تمام لوگوں کو کہ یہ کیس جو ہے صحیح سمت میں چل رہا ہے. جی فیاض. بالکل, میں تو بطور وکیل, یہ نہیں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آنیسٹلی بات ہے کہ ہم چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں صرف اگر دیکھیں آپ, ایک سمپل آپ نے موبائل چوری کا مقدمہ درج کروانا ہو تو اس کے لیے بھی ایک پروسیجر ہے, اور یہ تو ایک ہیومن ٹریفکنگ کا معاملہ ہے, اور 2 ممالک جو ہے اس میں یہ معاملہ چل رہا ہے, بلکہ 3 سے 4 ممالک کے قوانین اس خاتون نے توڑے ہیں. تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, یہاں سے بڑا کیلکولیٹڈ طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا پڑتا ہے. اچھا سر, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اکثر ویڈیوز میں کہ غلام حیدر کے جو بچے ہیں, سیما حیدر ان کو ڈانس سکھا رہی ہے یا ان کو ابیوز کر رہی ہے. کچھ ویڈیوز میں دیکھا کہ وہ جو سچن ہے وہ بچوں کے ساتھ نازیبا حرکات بھی کر رہا ہے بچی کے ساتھ. تو ایسی صورت میں فادر ٹائم بینگ بچوں کو سیو کرنے کے لیے, جیسے ہمارے یہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, کوئی تھرڈ پرسن کوئی پٹیشن وہاں پہ موو کر سکتا ہے بھارت میں, جیسے کوئی ہیومن رائٹس این جی او ہوگی جیسے یونیسیف ہے, یا اس طرح کی کسی این جی او سے آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ اس حوالے سے بالکل ہو سکتی ہے. انڈیا میں چائلڈ پروٹیکشن پر کام کرنے والی کافی آرگنائزیشنز ہیں, گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ, جو یونائٹڈ نیشن کے جو چائلڈ رائٹ ہے اس کی ٹریٹی کے تحت وہ کام کر رہی ہیں. تو اس حوالے سے بالکل یہ ہو سکتا ہے. تو میں پھر تمام ہندوستانی جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ آپ ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 21, میں جو بات کرتا ہوں قانون کے جو شکیں ہوتی ہیں ان کے تحت ہی بات کرتا ہوں. آپ ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 21 کو آپ ملاحظہ فرمائیں, اور اس کے ساتھ آپ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 3 کو ملاحظہ فرمائیں. ان دونوں آرٹیکلس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی ایک سٹیزن آف انڈیا کا کوئی بھی ایک سٹیزن جو ہے ایک ایپلیکیشن جو موو کر سکتا ہے, کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کر سکتا ہے. ریلیونٹ جو کورٹ ہے احمد آباد شاید ہائی کورٹ ہے, وہاں پر ریٹ پٹیشن فائل کر سکتا ہے. تو ریٹ پٹیشن فائل کرتے ہوئے اس میں یہ وہ پرے کر سکتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ غیر محرم کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ جو ہے اکارڈنگ ٹو دا انجنکشن آف اسلام جو ہے وہ اگینسٹ ہے, اور بچے جو ہیں وہ تعلیم کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. بچوں کی صحت کے معاملات ہیں, ہائیجین کے معاملات ہیں. تو حکومت کو یہ چاہیے کہ بچوں کو تحویل میں لیا جائے سیف کسٹڈی کے, جہاں پر بچوں کی تعلیم بھی صحیح طرح سے ہو سکے, بچوں پر چیک اینڈ بیلنس ہو, اور صحت کے معاملات بھی وہاں پہ ٹھیک ہوں. تو میں یہ بار بار میں کہہ بھی چکا ہوں اور ریکویسٹ بھی کر چکے ہیں ہم, مودی سرکار جو ہے اتر پردیش کی جو چیف منسٹر ہیں یوگی آدتیہ ناتھ صاحب, ہم اس کو بھی ریکویسٹ کر چکے ہیں جب تک یہ معاملہ عدالت کے تھرو حل ہو تب تک یہ میٹر سب جوڈائز نہیں ہے بچوں کی تحویل کا معاملہ. تو آپ جو ہے اس کو سیف کسٹڈی میں بچوں کے رکھیں, یا جو آپ فیڈرل گورنمنٹ ہے نریندر مودی صاحب تو وہ آگے آ کے بچوں کو سیف کسٹڈی میں رکھے, یا جو ہے سویلینس جو ہیں وہ ضرور انڈین آرٹیکل 21 اور آرٹیکل 3 آف یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس اس کو آگے رکھ کے
वो एक रिट पिटिशन फाइल करें इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो बच्चों को सेफ कस्टडी में वहां पे रखा जाए, क्योंकि जो अभी बच्चे हैं इस वक्त हिंदुस्तान में रहते हैं, तो बच्चों पर इस वक्त जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 राइज होता है। तो मेरी ये गुजारिश है हिंदुस्तानियों से, वो भी इस केस में पार्टिसिपेट करते हुए आगे आए और एक रिट पिटिशन फाइल करें। जब तक हमारे मामला हल नहीं हो जाते, हमें कोई हिंदुस्तान का वीजा मिल जाता है, तो फिर तो हम हिंदुस्तान में होंगे इंशाल्लाह, तो फिर मामला देख लेंगे। जब तक हम नहीं आते, मामला यहाँ से क्लियर नहीं होते, तब तक तो आप जरूर इस केस में आगे आए। बिल्कुल सही बात है सर, नीचे बहुत सारे लोग आपको इस बात को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मेरे पास 3 क्वेश्चन आपसे और हैं, फिर उसके बाद इसको एंड करेंगे। ये कि इसने एपी सिंह ने सर एक पिटीशन डाली हुई है, एक तो ह्यूमैनिटेरियन काज के ऊपर डाली हुई है कि जी मर्सी पिटीशन डाली हुई है कि शरीयत दे दी जाए, साथ ही उसने एक रिफ्यूजी स्टेटस हासिल करने के लिए पिटीशन डाली हुई है। अगर सीमा हैदर का जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, कोई बच्चा वहां पे पैदा हो जाता है, तो ऐसी सूरत में इसको कोई सिटीजनशिप मिल सकती है या कोई रिफ्यूजी स्टेटस मिल सकता है भारत में, या फिर भी मुमकिन नहीं होगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। पहली बात ये कि हमारे भी सोर्सेस हैं रघुपुरा में और उन मीणा कम्युनिटी में और ग्रेटर नोएडा में, ऐसी जो रूमर्स जरूर हैं कि सीमा प्रेग्नेंट है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक अब तक कि सीमा प्रेग्नेंट नहीं है। हो भी सकता है, ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा। इन केस अगर सीमा प्रेग्नेंट भी होती है, बच्चे की वहां पर डिलीवरी भी होती है, तो ये बेस नहीं है कि आपने जो क्राइम किया, जो सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन एक्ट है, तो आपका वो वेव किया जाए। क्राइम कभी भी वेव नहीं किया जाता। ये क्रिमिनल लॉ की बेसिक डेफिनेशन है कि क्राइम कैन नेवर बी वेव्ड एट एनी कॉस्ट। जो इम्यूनिटी हासिल होती है, जो किंग को, एम्बेसडर को, डिप्लोमेट्स को, वो भी इम्यून होते हैं फॉर टाइम बिंग, फॉर टाइम बिंग इम्यून होते हैं उस कंट्री में। फिर जब वो अपने मुल्क आते हैं तो फिर वो ट्राई होते हैं जरूर। तो क्राइम किससे आप वेव कर सकते हैं? हाँ, अगर है कोई बनाना कंट्री, हाँ है कोई जुडिशियल सिस्टम उसका ऐसा, हाँ है कोई इदारे उसके ऐसे ही अपने शहरियों का ख्याल नहीं करते, तो फिर तो जरूर उसको माफ भी किया जाए, उसको इम्यून भी किया जाए। देखिए, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि फिर आप इल्जाम लगाते फिर रहे हैं कि भाई मुंबई होटल अटैक हो गया, वो कोई ताज होटल थी पता नहीं कहां से। देखिए, इल्जाम भी आप खुद लगाते हैं ना कि ये अटैक हुआ, ये जो घुसपैठ आ गया। देखिए, घुसपैठ तो ये है ना, आप कहाँ इसको करेंगे? घुसपैठी तो है ये एक तो घुसपैठी है सीमा हैदर। हो सकता है इसके पीछे और भी आए हो। शाहिद हैदर कहाँ है? शाहिद हैदर पाकिस्तान में तो नहीं, उसको ढूंढे ना भाई, वो रघुपुरा में है, नेपाल में, या कहाँ है? पाकिस्तान में तो नहीं, हमने तो बहुत ढूंढा है। यहाँ की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से ढूंढ रही है, उसको नहीं मिल रहा है। तो ये घुसपैठी है, इसके साथ और भी लोग होंगे। ये हिंदुस्तान के लिए खतरा है, ये इंटरनेशनल कोई साजिश है, तो हिंदुस्तानियों को स्पेयर करना चाहिए, बचाना चाहिए। एक तो गलत प्रेसिडेंट जा रहा है ना सोसाइटी में कि भाई आप जो है अपने शोहरों को छोड़ो, आप इश्क करो, प्यार करो, मोहब्बत करो, बच्चों को साथ लो, और अपना जो शोहर है, आपका जो पति है, उसको छोड़ के किसी और के साथ चले जाओ। आपने यारी रखी, यार बनाया और उसके साथ चली जाओ। ये बेसिक जो तालीमात है इंडिया की, ये उसके अगेंस्ट है।